हाल ही में एसएससी के फेज 13 और स्टेनो के एग्जाम के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट जो है वो क्रिएट हो चुका है कि पता नहीं सीजीएल और सीएचएसएल में किस तरह के और किस किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएं। और ये डाउट आना जो है जेन्युइन भी है कि क्या लेवल रहेगा क्वेश्चन का, कितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है। ये सारी की सारी देखा जाए तो एक तरह की अनसर्टेनिटी है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इस चीज़ को लेके डरे भी हुए हैं। तो पहली बात तो देखो, डरने की बात नहीं है। अगर आपने अपनी प्रेपरेशन में अपना 100% दिया है, सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, चीज़ें आपको एग्जाम में आती होंगी। क्योंकि जैसे ही स्टेनो की आंसर की रिलीज हुई उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यू पैटर्न की अगर बात करें तो न्यू पैटर्न उसमें देखो क्या क्या देखने को मिला है। एक तो आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक सिलोजिज्म की वैरायटी थी क्वेश्चन को पूछे जाने की, वो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी में थी बट वो सिलोजिज्म ही था। और इनपुट आउटपुट जो है वो एक बहुत ज्यादा हुआ बना के बैठा है स्टूडेंट्स के माइंड में कि इनपुट आउटपुट काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। चलो मैं मान सकता हूं ये सारे ओवरऑल आंसर की आने के बाद इनपुट आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी बच्चों के लिए एक न्यू टॉपिक रहा होगा। तो देखो, अगर तो आप मुझसे ऑलरेडी पढ़ रखे हो, फाउंडेशन कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें मैंने इनपुट आउटपुट भी इंक्लूड करवाया हुआ था। तो जिन्होंने अगर बेसिक भी करके गए होंगे वो, तो भी उनको इनपुट आउटपुट एग्जाम में आता होगा। बाकी देखा जाए, और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी थे क्या इनपुट आउटपुट करना चाहिए एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब तक तो नहीं पूछा गया था, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता था स्टूडेंट्स को कि नहीं आप इसे स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि वो बैंकिंग और यूपीएसआई, यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बेसिक सीखने के लिए बैंकिंग का और यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कोर्सेज जो हैं वो प्रेफर करते हैं मेरे। तो वहाँ पर मैंने इनपुट आउटपुट करवा रखा था। बट जिनको या जिन्होंने नहीं पूछा मुझसे कि इनपुट आउटपुट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो एज अ सिलेबस का पार्ट समझ के गए होंगे, तो उन्होंने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा इजीली। और स्टेनो के एग्जाम में जितने भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आए उसमें मैंने मेजोरिटी में देखा है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी थी। ओके, अब इनपुट आउटपुट जैसे क्वेश्चन आना, डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चन आना, वो कितने लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखो ये तो भाई एग्जामिनर ही बता सकता है इन दी एंड। क्योंकि वैसे मैं शुरू से ही कहता हूं कि एक रीजनिंग का ही सेक्शन है पूरे के पूरे एग्जाम में जो एक अनसर्टेन है, अनसर्टेन फैक्टर की तरह आपके सामने आ सकता है। क्योंकि आप खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए, आपके पास जो है वो क्वांट्स के लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, आपके पास इंग्लिश के लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, ग्रामर के कितने हैं, 10 ही तो टॉपिक्स हैं। बाकी तो वोकैबुलरी जो है वो वास्ट है, वो तो जितनी मर्जी करते रहिए। और इसमें मैं जीएस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बट रीजनिंग की अगर बात करें तो अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उसमें 45+ यूनिट्स बनते हैं अलग अलग टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ। और एग्जाम में आपको कितने पूछे जाते हैं टीयर 1 में, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस। अब 45 यूनिट बने हुए हैं और उसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रेपिटेशन में आते हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एनोलॉजी के 4 क्वेश्चन पूछ लिए, सीरीज के 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो रेपिटेशन में इतने टॉपिक्स आ जाते हैं, मतलब 45 में से आपके 25 टॉपिक भी कंप्लीट कवर नहीं होते हैं। तो रीजनिंग में अनसर्टेनिटी बनी ही रहती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं पहले भी बोलता था और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इसे फॉर ग्रांटेड मत लेके चलो। कि काफियों को लगता है कि रीजनिंग तो हम क्रैक कर ही लेंगे, हमसे तो हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई भी रीजनिंग से रिलेटेड बैंकिंग के टॉपिक्स भी है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब डिसीजन मेकिंग आ गया देखो, क्योंकि वो मोस्टली बैंकिंग में पूछा जाता था, इनपुट आउटपुट वो बैंकिंग में पूछा जाता था। बट इन टॉपिक्स का आपको बेसिक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक? तो कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। अब माना कि आपके दिमाग में काफी ज्यादा इन चीजों को लेके टेंशन भी है कि अब टाइम कम है, हम नई चीजों को कैसे हैंडल करें, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी। ये तो अकेला रीजनिंग में देखने को मिला, बाकी के सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो ये देखो, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये चीज हमेशा दिमाग में रख के चलिए, थोड़ा
आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, अगर आपको कोई भी एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलता है सारा सिलेबस कवर करने के बाद, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया, तो अकेला वो आपको नहीं पूछा जाएगा, तो सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबको पूछा जाएगा जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ या आपको समझ में नहीं आया, तो मे बी ऐसे भी हो सकते हैं बहुत से कैंडिडेट जिनको वो ना समझ में आया हो। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन नए टाइप के आते हैं, ट्रिकी लेवल के आते हैं जो आपको फेस करने को मिले हैं, वो सबको भी मिल सकते हैं, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से ही जाएगी। तो ये मत सिनेरियो लेके चलिएगा कि पिछले साल जो है वो कट ऑफ इतनी गई थी तो हमें इतनी कट ऑफ लेके जानी है। तो कट ऑफ देखो आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं, जो भी ये टीचर्स बताते हैं ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, मत सुना करो। कट ऑफ जो है एग्जाम होने के बाद ही पता चलती है, वो भी एग्जामिनर ही आपको बताएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि वो हमेशा डिपेंड करती है एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर और उस एग्जाम को अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स कितने थे, जो कि हर साल देखो वेरी करते रहते हैं। डिफिकल्टी लेवल भी 19-20 का फर्क चलो होता है, कई बार ऊपर बढ़ गया, कई बार नीचे चला गया लेवल, तो वेरिएशंस आती रहती हैं। नॉर्मलाइजेशन तभी होती है, कट ऑफ उसी के बेसिस पे ही डिसाइड होती है। तो पहली बात तो ये कभी मत मान के चलिएगा कि पिछले साल कट ऑफ इतनी गई थी तो हमें इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अब अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, न्यू न्यू कैटेगरी के क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, तो काफी बच्चों के साथ ऐसा होगा ना कि उनको वो टाइप के क्वेश्चन ना आते हों, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। तो बस आपको जितना एग्जाम में आता है उतना आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। ये नहीं कहना कि हाँ एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, मुझे आता नहीं था, और उससे ही हवा बना के चल पड़े हो और जिसका इंपैक्ट आपके पूरे के पूरे एग्जाम में पड़ेगा। ओके, तो रिलैक्स माइंड होके करिएगा, जितना आता है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपना 100% देना है एग्जाम के अंदर। ठीक, तो आज से क्या है, हम वैसे आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि हम रीजनिंग का एक मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं आज। मतलब रीजनिंग के मॉक्स आगे भी कवर अप होंगे, जो भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, जो भी एडिक्विटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के हो गए, क्रिटिकल रीजनिंग के हो गए, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन होंगे, जो भी अलग अलग नेचर के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके मैं आपको ये मॉक टेस्ट जो है आज से करवाने जा रहा हूं। टाइमली आते रहेंगे। इससे पहले क्वांट का भी आपको मॉक टेस्ट भूतेश सर ने करवा दिया है, अगर नहीं देखा अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसे जाके जरूर देखिएगा। ओके, तो जैसे ही टाइम लगेगा आगे भी आपको ये रीजनिंग के मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। कोशिश रहेगी कि जितने हम ज्यादा से ज्यादा करवा पाएं, क्योंकि कंपाइलेशन करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वे, रीजनिंग के पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट करने का वे क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा। बट इनिशियली बताना भी जरूरी है थोड़ा बहुत कि हमेशा आपको रीजनिंग का जो सेक्शन है हमेशा 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में वही क्वेश्चन आपको पिक करने हैं जो आपको लगता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसे पक्का सॉल्व कर दोगे। मतलब उठाया, लॉजिक पता लगा और डायरेक्टली हिट कर दिया, इंस्टेंटली सॉल्व हो गया। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लाइक काफियों को ग्रुप एनोलॉजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कईयों को काउंटिंग ऑफ फिगर्स में प्रॉब्लम आती है, कईयों को नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में डाउट आ जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन है जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जिस भी टॉपिक के अंदर आपका लूप होल है, मतलब वो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं या तो वो आपको आते नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो क्वेश्चन हमेशा आपको सेकेंड राउंड के अंदर के लिए ही सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलना है। अगर इसी मेंटल लेवल के साथ आप अपना सेक्शन रीजनिंग का कंप्लीट करते हैं तो आप अच्छा स्कोर जो है वो खींच सकते हैं अकेला रीजनिंग सेक्शन के अंदर ही, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन जो है आपका रीजनिंग ही रहने वाला है, ये आपको भी पता है। नए नेचर का अगर क्वेश्चन आता भी है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो डरने वाली बात नहीं है, आपको नई वेरिएशन वाले क्वेश्चन भी खुद आते ही होंगे, जिसकी झलक मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि जो भी मैंने यहां पर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं नए पैटर्न के, वो रेफरेंसेस लिए हैं मैंने स्टेनो की आंसर की जो भी रिलीज हुई थी, उसमें जो जो क्वेश्चन का नेचर पूछा गया था
उसी के बिहाफ में मैंने कुछ क्वेश्चन सेट भी किए हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब ये चीज़ें उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने स्टेनो का एग्जाम नहीं दिया था। ओके, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा ईजी थे, हवा क्रिएट करने वाले नहीं थे। तो रिलैक्स रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैटर्न चेंज एडिक्वेटी बेस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप ऑलरेडी करके आ रहे थे, पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, अब एडुकेटी कंडक्ट करवा रही है एग्जाम, सिलेबस तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा सिलेबस चेंज हो गया। तो एसएससी की गाइडलाइंस के अंडर ही सारे के सारे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। कुछ एक कैटेगरी का क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है और आंसर की में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं, तो वो टेक्निकल ग्लिचेस है। ठीक है, नई कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ना आता हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आता होगा। ओके, हाँ, थोड़ा सा डाउट जरूर रह सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो भाई पहली बार देखा है, ये तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ सकता है। क्योंकि जितने भी आपके स्टेनो के और फेज 13 के एग्जाम हुए हैं उसमें रीजनिंग का सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के मन में इस चीज़ का डर बैठा हुआ है कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम गए हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है, वो सबके साथ ऐसा होगा, कट ऑफ अकॉर्डिंग ली जाएगी। बस इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिए, तो मन को समझाने वाली बात है और कुछ भी नहीं। ठीक, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो ये पहला मॉक टेस्ट है रीजनिंग का, न्यू पैटर्न जो भी आप चाहते हो उसी के ऊपर बेस्ड क्रिएट किया गया है। पेन पेपर लेके रेडी रहिएगा। पहले वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, मतलब जो स्ट्रेटेजी मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, वही स्ट्रेटेजी आपको भी अप्लाई करनी है अपने मॉक टेस्ट के अंदर, जो भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं उसके अंदर। यहीं से चीज़ें अगर ऐसी होंगी जहां पर आपके लूप होल्स हैं, मतलब मिस्टेक्स करते हैं या कुछ रियलाइजेशन ऐसे होते हैं कि यहां पर मुझे ऐसे नहीं, क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो जो भी आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करते हैं उसे ओवरकम कीजिए ताकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर वो चीजें आपको फेस करने को ना मिले। ठीक, चलो शुरू करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया था कैलेंडर के ऊपर बेस्ड, जिसमें कि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको एक डेट अवेलेबल है तो दूसरी डेट को कौन सा दिन होगा वो आपको टारगेट करना है। देखो आप बस डायरेक्टली क्या है, सिर्फ 1-2 सेकंड का होल्ड लेके पहले तो जज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाला है या नहीं, क्योंकि इसी नेचर के क्वेश्चन में काफी इजी लेवल भी बनता है। इजी लेवल कैसे बनता है कि जहां पर डेट और मंथ सेम आ जाए, सिर्फ ईयर टू ईयर हमें वेरिएशंस लानी होती हैं, वो आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। बट यहां पर सिर्फ डेट सेम है, बाकी मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है, तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू कर सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड, लेटर क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेटर के ऊपर बेस्ड ऑड वन आउट का केस है। तो पहला ऑप्शन अगर हम बात करें तो आपको डायरेक्टली यहां पर क्या है, पोजीशन वैल्यूज डायरेक्टली कंसीडर करनी है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 7, 4, 16 और 11 मेंशन हमारे पास लेटर्स हैं, हमें इनकी पोजीशन वैल्यूज के साथ खेलना है। और क्लासिफिकेशन टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कम से कम 2 ऑप्शंस तो गो थ्रू करने पड़ ही सकते हैं। अभी हम 3 ऑप्शंस को कंसीडर करके चल लेते हैं, क्योंकि ओड वन आउट की एक्चुअल सेंस क्या कहती है कि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम कैटेगरी से रिलेटेड है, सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। उन 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 के कंपैरिजन में डिफरेंट ट्रैक पे ही चल रहा है, उसको कैच कीजिए, उसी को आप ओड वन आउट कहते हैं। तो चलिए 3 ऑप्शन से ही जजमेंट लगा लेते हैं कि इसमें वेरिएशन आ रही है नहीं। तो सबसे पहले अगर बात करें पहले 2 नंबर की, ये 3 का डिक्रीमेंट है, ये 3 नंबर कम हुए, इधर भी 3 नंबर कम हुए। दूसरे से तीसरे लेटर पे आ जाइए, इधर 6 नंबर बढ़ गए, सॉरी इधर 12 नंबर बढ़ गए, 4 से 16 इधर 12 नंबर बढ़ गए, 17 से अगर 12 नंबर बढ़ाता हूं तो 29। 29 का मतलब लेटर कौन सा आ जाएगा, सी, क्योंकि 29 को मैं लिख सकता हूं 26 + 3। 26 में एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अगले साइकिल का लेटर कौन सा आ जाएगा तीसरे प्लेस पे, सी। अभी तक भी चीजें सेम है, यहां पर 3 का डिक्रीमेंट लगा, आगे 12 नंबर बढ़ गए, फिर आगे देख लेते हैं 5 नंबर कम हो रहे हैं, इधर भी देखो 5 नंबर कम हुए, और अगर मैं इसे 29 कंसीडर कर रहा हूं तो इधर भी 5 नंबर कम होंगे। तो अल्टीमेटली हमें पता चल चुका है कि 4 में से पहले 3 ऑप्शन जो हैं वो सेम रूल को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन, क्योंकि 15 से 12 अगर हम बात करें 3 नंबर कम हुए। ओके, फिर
12 से अगर मैं 23 की बात करूं तो देखिए यहां पर दूसरे से तीसरे लेटर में 12 नंबर बढ़ने चाहिए थे, बट यहां पर क्या है 12 से 23 में कितने नंबर बढ़े हैं, 11 का इंक्रीमेंट आया। देखते ही अटेम्प्ट करना है। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न का केस है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कहां से सीरीज शुरू हो रही है और कहां पर जाके खत्म हो रही है। अब कहां पर जाके खत्म हो रही है उसका आइडिया नहीं है, तो जो लेटर लास्ट में अवेलेबल है ना उसको कैच करो। यहां पर थर्ड पोजीशन पे आपको आर दिखाई दे रहा है और आर से पहले क्या दिखाई दे रहा है, टी। तो आर को पकड़ लो। आर के बाद दो प्लेसेस आपको एज इट इज रखने हैं। तो यहां पर आर अवेलेबल है, आर के बाद दो प्लेसेस एज इट इज रखिए, एक ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। मतलब एच से सीरीज शुरू हो रही है जो अभी हमें रियलाइजेशन हो रही है और आई पे जाके खत्म हो रही है। ये देखो अगर आई पे जाके खत्म हो रही है तो एच पे शुरू भी हो रही है, तो एक ग्रुप यहां पर क्रिएट कर दीजिए। हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एच। यहां भी एच, यहां भी एच, तो इधर भी एच रहेगा। तो सीक्वेंस वाइज जो थर्ड पोजीशन है, जो आपका आंसर एक्चुअल में बनेगा, सीक्वेंस वाइज थर्ड फिलअप एच के लिए होना चाहिए, तो जो कि सभी ऑप्शन में आपको अवेलेबल था। अब दूसरी पोजीशन पे कौन होना चाहिए, एफ। इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, तो यहां पर भी आएगा। तो चौथी पोजीशन पे आपको एफ मिलना चाहिए, बट यहां पर देखिए चौथी पोजीशन पे आर अवेलेबल है, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ऑप्शन में पहली दो पोजीशन किस किस के लिए है, एक्स और टी के लिए, तो आप डायरेक्टली इन्हें फिल भी कर सकते हैं। ये पहली दो पोजीशन देखने की नीड भी नहीं थी आपको। मतलब कि तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पे दो लेटर रहेंगे, एक्स और टी। तो सीक्वेंस वाइज थर्ड प्लेस पे एक्स आना चाहिए। रिवर्स सीक्वेंस में मतलब लास्ट से तीसरी पोजीशन, लास्ट से तीसरी पोजीशन पे एक्स आना चाहिए, एलिमिनेट कीजिए। लास्ट से तीसरी पोजीशन पे एक्स आना चाहिए, एलिमिनेट कीजिए। बी ऑप्शन आपका आंसर। मतलब जिस भी पोजीशन को आप फिल करते जा रहे हो, रिस्पेक्टिव या कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन को ऑप्शन के थ्रू टारगेट कीजिए। अगर वो उस पोजीशन पे वो लेटर नहीं दिखाई दे रहा तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दो। क्योंकि एसएससी के एग्जाम में देखिए 4 ऑप्शंस आते हैं, नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन आपको पता बनता नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा कि जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी बनता रहेगा, साथ के साथ आपको ऑप्शन भी कंपेयर करने हैं। अगर आपका सॉल्यूशन जो है या जो भी आप आंसर क्रिएट करने जा रहे हैं वो आपके दिए गए ऑप्शन से मैच नहीं कर पा रहा, साथ के साथ उसे एलिमिनेट कीजिए। आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन मेंटेन करने की कभी भी नीड नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। आप किसी को इंप्रेस नहीं करने जा रहे हो कि हाँ देखो मैंने तो पूरा सॉल्व किया है, कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब किससे है कि आपने सही ऑप्शन चूज किया है या नहीं किया, दैट्स इट। नेक्स्ट, अल्फाबेट का केस है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कुछ भी नहीं। होता बहुत आसान है। तो जब भी इतना लेंथी क्वेश्चन आए, हमेशा आपको पहले क्या करना है, ये नहीं है कि जो जो अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी स्टेप बाय स्टेप ही आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। हमेशा यहां पर रिक्वायरमेंट को टारगेट करो। पहले इक्वेशन को पूरा पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है कि अगर म्यूजिकल शब्द के अंदर हर एक अक्षर को अरेंज कर दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के हिसाब से, तो नंबर ऑफ लेटर्स आपको बताने हैं किस किस के बीच में, विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट। जो भी एक नई अरेंजमेंट बनेगी, तो आपको एक शब्द दिया गया है, कौन सा, म्यूजिकल। म्यूजिकल शब्द के अंदर आपको दो कंडीशंस अवेलेबल है। पहली कंडीशन क्या है कि सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करिए बाएं से दाएं। तो जो नई अरेंजमेंट निकल के आएगी उसमें बाईं ओर से तीसरा और जो दाईं ओर से तीसरा अक्षर होगा उनके बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के हिसाब से। तो अगर बाईं ओर से तीसरा देखना है तो पहले 3 लेटर को हमें अरेंज करना होगा। म्यूजिकल शब्द में स्पेलिंग देख लीजिएगा जब भी आप अरेंज करने बैठे। तो अगर सभी को अरेंज करें तो पहला लेटर कौन सा आ जाएगा, ए। दूसरा लेटर कौन सा आ जाएगा कंपेयर करने पे, सी। तीसरा कौन सा आ जाएगा, आई। आखिरी से तीसरा करना है, मतलब सीक्वेंस वाइज ही 2 लेटर और पकड़ लो, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। या तो आखिरी से तीसरा पकड़ेंगे तो उसमें 3 लेटर अरेंज करने पड़ेंगे। अगले 2 अरेंज कर लीजिए। आई के बाद सभी को कंपेयर करें तो एल आ जाएगा, एल के बाद कौन आएगा, एम। तो आखिरी से तीसरी पोजीशन पे हुआ एम, स्टार्टिंग से तीसरी पोजीशन पे हुआ आई। इसकी पोजीशन वैल्यू है 9, ये है 13, दोनों में डिफरेंस 4 का, तो बीच के लेटर कितने आ जाएंगे, सिर्फ 3। अगर ये पूछा जाता कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से तीसरे के अक्षर एक दूसरे से कितनी पोजीशन दूर है, तो हम आंसर देते 4। बट इनके बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो आंसर वुड बी 3। एक हमें माइनस करना है। नेक्स्ट,
वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है। कभी भी भावनाओं में नहीं आना है, फीलिंग नहीं लेनी है ज्यादा, हमेशा इसको सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ाया जाएगा एग्जाम के अंदर। इजी होगा तो सेकेंड राउंड में भी आपसे हो ही जाएगा, अगर ट्रिकी हो गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर ये ओवरऑल एग्जाम के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। भाई ये तो हुआ नहीं, दिमाग में वो घूमता रहेगा, अगला क्वेश्चन आ गया सपोज एनोलॉजी का, यार कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ, पता नहीं ये भी ना हो या नहीं। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट बाकी क्वेश्चंस के ऊपर ना पड़े, तो इतना माइंडसेट बना के चलिए कि जब भी वर्ड का कोड हमें नंबर की फॉर्म में रहेगा, हमें ये कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना, इसको सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलिए। अगला, अकेला नंबर्स को एक्सचेंज करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का केस है कि नंबर्स को एक्सचेंज कीजिए और देखिए कि कहां पर इक्वेशन आपकी करेक्ट बनती है। तो आप इसे फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय का साइन किस किस के बीच में है? 72 और 4 के बीच में। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सचेंज हो सकते हैं। क्या पहला ऑप्शन 5 और 4 को इंटरचेंज कर सकते हो? अगर 4 की जगह 5 आ जाएगा तो 72/5 एक फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, बट हमारे पास रिजल्ट एक न्यूमरल वैल्यू में, तो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया एलिमिनेट। क्या 15 और 16 एक्सचेंज हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो 72 4 का मल्टीपल है, फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगा, आंसर देने के लिए एलिजिबल है। क्या 5 और 3 एक्सचेंज हो सकते हैं? ये भी बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 8 और 4 एक्सचेंज हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर 4 की जगह 8 रख देते हैं तो 72 जो है वो 8 का भी मल्टीपल है। तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको हर एक ऑप्शन को पिक करना ही पड़ेगा। चॉइस इज ऑल योर्स, लक आपका होगा कि आप कौन सा ऑप्शन पहले उठाते हैं और उससे आपका लक के लिए आपका आंसर आ जाए। तो अगर मैं बी ऑप्शन को पहले पिक करता हूं, देखो शॉर्ट वे में आपको कैलकुलेशंस करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखने हैं फिर। ओके, अगर 15 और 16 को आपस में एक्सचेंज करते हो तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, 16 प्लस 8 को 5 से गुना करो, कितना आ गया 40। मतलब हम एक ही स्टेप में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फॉलो कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन जो है वो कंसेक्यूटिव, मतलब एडजेसेंट साइंस नहीं है, सटे हुए नहीं है, अलग अलग हैं, तो एक ही स्टेप में इसे हिट करो। इसकी जगह कितना आ जाएगा 18 प्लस 16 की जगह 15 आ चुका है, तो 15 दिए 45। अभी पहले यूनिट प्लेस का रेफरेंस लेके चलेंगे, प्लस वाले साइन एक तरफ, माइनस वाले साइन एक तरफ। तो यूनिट प्लेस 16 40 और 5 में यूनिट प्लेस कितना बनेगा, 6 और 5 कितना हुआ 11। 11 में से 8 कम करो तो यूनिट प्लेस 3 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है क्योंकि यहां पर यूनिट प्लेस 1 है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, 5 और 3 अगर रिप्लेस हो जाते हैं तो देखिए क्या होगा, 15 प्लस 8 को 3 से गुना, क्योंकि 5 3 के साथ रिप्लेस हो चुका है, 8 दिए 24, माइनस का कितना आ जाएगा 18, प्लस का कितना हो जाएगा 16 गुना कितना आ जाएगा 5, 16 को 5 से गुना करो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, चलो अब देखिए 15 24 80 यूनिट प्लेस देखिए, 5 और 4 9, 9 में 8 कम करो तो कितना हो जाएगा 1, यूनिट प्लेस 1 है, आंसर देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलो ये कितना हो गया 80 और 24 कितना हो गया 104, 104 माइनस 3, क्योंकि माइनस का 18 प्लस का 15 माइनस का 3 हो गया, 104 माइनस 3 101, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर। तो यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप इजीली फर्स्ट राउंड के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लग जाता है तो आप इसे सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलो, बट सेकंड राउंड में इसे अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि अगर टाइम कम हुआ तो सेकंड राउंड के अंदर भी आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सारे नहीं होने वाले हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, हर एक ऑप्शन आपको गो थ्रू करना पड़ सकता है। दैट्स इट, देखते ही अटेम्प्ट करो। सिलोजिज्म, नो कार्ड इज अ पेपर, कोई भी हिस्सा कार्ड का जो है वो पेपर नहीं है, सभी कार्ड्स ऐसे हैं जो बॉक्सेस बन के बैठे हैं और कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जो बैग्स का हिस्सा है। चलिए निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। कहते हैं सभी बॉक्सेस कभी भी पेपर नहीं हो सकते, ऑल बॉक्सेस कैन नेवर बी पेपर्स, सारा हिस्सा बॉक्सेस का कभी भी पेपर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ हिस्सा बॉक्सेस का पेपर नहीं है, इसकी वजह से सारे का सारा पोर्शन बॉक्सेस का कभी भी पेपर नहीं हो सकता। पर कईयों को डाउट आता है भाई ये गलत है, ऑल बॉक्सेस कैन नेवर बी पेपर, ये गलत है, मतलब सारे बॉक्सेस पेपर हो सकते हैं उनके हिसाब से, जो ये बोलते हैं निष्कर्ष गलत है। एक सेकंड के लिए मानते हैं कि सारा बॉक्सेस पेपर का पार्ट बन जाता है, एक सेकंड के लिए मान लो,
क्या सारा बॉक्सेस कभी पेपर हो सकता है? क्या ये संभावना है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन किसका, कार्ड्स का ऐसा है जो कभी भी पेपर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कार्ड और पेपर जो है आपस में नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। तो अगर बॉक्सेस पेपर बना तो उसने तो कार्ड को भी पेपर का पार्ट बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से सारा बॉक्सेस कभी भी पेपर का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी आपको कैन नेवर का केस आए, ऑल कैन नेवर का केस, तो इस चीज को आप रट सकते हो, ये सम नोट के इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब अगर आपके पास ऑल बॉक्सेस कैन नेवर बी पेपर कोई निष्कर्ष गिवन है, तो इसे ट्रीट करवाइए सम बॉक्सेस आर नॉट पेपर्स। अगर सम बॉक्सेस आर नॉट पेपर, कुछ हिस्सा बॉक्सेस का पेपर नहीं है, ये सही है, तो ऑल कैन नेवर भी सही है। ठीक है, तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बता दी है। डिटेल में सीखना है वो सिलोजिज्म की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां जाके देख सकते हो। ढूंढना पड़ेगा कौन सी वीडियो, क्योंकि 2-3 वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर ढूंढना पड़ेगा कैन नेवर का केस। नो कार्ड इज अ बैग, कोई भी हिस्सा कार्ड का बैग नहीं है, उसके लिए आपको कार्ड और बैग के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए, तो आपका दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। सम बैग्स आर कार्ड्स, क्या कुछ हिस्सा बैग्स का कार्ड्स बन के बैठे हैं? हाँ जी, एटलीस्ट सम बैग्स आर कार्ड, ये निष्कर्ष भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि बैग और कार्ड के बीच में आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं अवेलेबल। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसा क्वेश्चन स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था, ये जानबूझ के मैंने डाला क्योंकि इसमें मैंने आपको एक चीज कन्वे करनी है। देखो, अब कार्ड बैग, यहां पर क्या है, बैग और कार्ड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है और दोनों फॉल्स भी हैं। तो इसमें एक कंडीशन बननी चाहिए थी, कौन सी, आइदर और की, बट आपको आइदर और वाला कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आइदर और का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली आप ओनली वन फॉलो पे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन ऑप्शंस को तो प्रायोरिटी देनी है, इसी के अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करना था। बट एक्चुअल का आंसर होना क्या होना चाहिए था, ओनली वन एंड आइदर 2 और 3 फॉलो। अकेला पहला भी अनुसरण करता है और दूसरे तीसरे में आइदर और का पेयर भी बनेगा, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों फॉल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहे हैं, और सम और नो के बीच में शफल कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑल और सम नोट का केस होता तो उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम पोजीशन पे होने चाहिए, तो ये एरर था। इसी नेचर का मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, ताकि एग्जाम में जाके अगर सेम लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो प्रॉब्लम ना आए, कहीं आप सोचो कि हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मार्क करेंगे, बट जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है अकॉर्डिंगली आप उसे हिट कर सकते हो। एक्चुअल आंसर इसमें जो है वो आइदर और के साथ भी होना चाहिए था, बस मेन मोटिव ही कहने का इसमें यही था। ठीक, डाइस 3 डिफरेंट पोजीशन दी गई हैं, हमें बताना है 6 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा। तो 6 देखिए आपको थर्ड कैटेगरी का पार्ट अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर भी सकते हो, कोई भी 2 पोजीशन पिक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं दूसरी और तीसरी को ही टारगेट कर लेता हूं पोजीशन को, अब दूसरी और तीसरे में देखिए 2 फेसेस कॉमन है, 5 और 2, तो जब 2 फलक समान हो किन्हीं भी 2 पोजीशन में, तो जो बचे हुए फलक हैं वो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, तो 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सीरीज। रियलाइजेशन कीजिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल्स बना के सॉल्व करना है या डिफरेंसेस लेके। नंबर्स का नेचर ही बता रहा है, देखो स्टार्टिंग में 1 3 सिंगल डिजिट में है, 10 छोटा नंबर है, बट चलते चलते कहां पर आ रहा है, 4 डिजिट की वैल्यू बन रही है, मतलब ये डिफरेंस के थ्रू सॉल्व नहीं होगा, ये मल्टीपल्स बनेंगे। मल्टीपल्स बनाने हैं, कैसे बनाएं, 1 और 3 को कभी भी मल्टीपल्स के केस में यूज मत करो, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिसपे मैं 1 से 3 क्रिएट कर सकता हूं। 10 से 41 का रेफरेंस लेके चलते हैं कि 10 से मुझे 41 तक पहुंचना है मल्टीपल्स बना के, तो कैसे कर सकते हैं, 10 का 4 गुना करके उसमें 1 जोड़ देते हैं। 3 से 10 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 3 का 3 गुना करके उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी क्या बन रही है, देखो इंटू 3 + 1, ये इंटू 4 + 1, तो आगे का नंबर क्या होना चाहिए था, इंटू 5 + 1। 41 का 5 गुना 205 और 1, देखो 206 आपको ऑप्शन में अवेलेबल है। बीच की संख्या ज्ञात करनी है, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो आप 206 से कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। आगे क्या होना चाहिए था, 206 का 6 गुना करके उसमें 1 जोड़ना है। 206 का 6 गुना 1236 और 1 कितना हो गया, 1200
37। ठीक है, अगला देखते ही अटेम्प्ट करो। इनइक्वालिटीज का केस आ सकता है, क्योंकि सेशन यूट्यूब पे डला हुआ है। अगर आपको इनइक्वालिटी टॉपिक नहीं आता है तो जरूर जाके देख लीजिए। देखिए अनसर्टेन है, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि टीयर 2 की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम टीयर 2 आया, सभी के लिए डाउट में था, पता नहीं टीयर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हो जाए। सभी के मन में डर बैठा हुआ था। टीयर 2 में हमने जो है एनालिटिकल रीजनिंग भी करवाई थी, पहली बार जो हुआ था। चाहे तो आप बाकी जो ऑलरेडी इनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो, वो आपको कन्वे कर देंगे। ठीक है, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। टीयर 2 का एग्जाम था, हमने डेटा सफिशिएंसी करवाई थी, एनालिटिकल के टॉपिक्स करवाए थे, कौन कौन से, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट। वो टॉपिक्स किसी ने भी नहीं करवाए थे, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं था ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे। बट जो हमारे बैचेस के अंदर इंक्लूड थे उनको ये टॉपिक्स आते थे। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, हमने इनइक्वालिटीज भी टॉपिक करवा रखा है फाउंडेशन कोर्स के अंदर। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ आपने तो सिलेबस जो है वो सेल आउट करवा रखा है, फाउंडेशन बैच जो है आप प्रमोट करते रहते हो, बट उसमें से तो कुछ आया ही नहीं है। बट कोई भी स्टूडेंट जो है हमें इस चीज़ के लिए चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने जो पढ़ाया है उसमें से कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक कवर अप करवा रखा है। चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक हो, चाहे वो डेटा सफिशिएंसी हो, चाहे इनइक्वालिटीज हो। तो आप ये नहीं कह सकते प्रीवियस ईयर में तो भाई ये तो पूछा ही नहीं जाता। बाकी छोड़ो प्रीवियस ईयर की बात, बच्चे तो ये कहते हैं कि सीजीएल के अंदर तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया। एग्जामिनर पूछता थोड़ा सीजीएल के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट। भाई अगर सीजीएल में नहीं आ रहा तो सीपीओ के एग्जाम में, एमटीएस में तो आ रहा है ना। कंडक्ट कौन करवा रहा है? एसएससी। ठीक है, अगर एमटीएस में आ गया तो सीजीएल में भी आ सकता है, सीजीएल वाले टॉपिक सीपीओ के एग्जाम में भी आ सकते हैं। जब आप उन चीज़ों को ही एग्री नहीं कर रहे तो आप डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज के टॉपिक्स को कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? वो आपको चीज़ हजम ही नहीं होगी। ये तो भाई कभी भी नहीं आएगा, चलो मैं सिटिंग तक मान भी लेता हूं, ये तो कभी नहीं आएगा, मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, अब आ गया तो फिर अटेम्प्ट नहीं होंगे, तो इसलिए कुछ भी स्किप मत करो। z लेस देन a या a ग्रेटर देन z, हमें कहां से कहां तक ट्रैवल करना है? a से लेके z तक ट्रैवल करना है। साइन का फेस किसकी तरफ ओपन हो? a की तरफ। बट जब हम a से लेके z तक देखेंगे तो साइन का फेस z की तरफ ओपन है, साइन अपोज कर गया, पहला निष्कर्ष गलत। f ग्रेटर देन g, f अगर ग्रेटर देन g है तो f से लेके g तक ट्रैवल करो। g b के बराबर है तो b की जगह g आ गया। फिर फर्दर b a के बराबर है तो g जो है वो a के साथ रिप्लेस हो सकता है। अब देखिए f और g में कितने साइन हो गए? 2। डिमांड कितने की हुई? 1 की। तो जब भी किन्हीं भी दो पैरामीटर्स में डबल साइन अवेलेबल हो, डिमांड सिंगल की हो, डबल साइन कभी भी सिंगल की कंडीशन को वैलिड नहीं होने देगा। आंसर वुड बी नाइदर नॉर। कोडेड रिलेशन का केस है और काफी इक्वेशंस आपको दी गई हैं। मार्क एज रिव्यू, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता आपको ये स्किप करना पड़ जाए। देखिए ये जो मॉक में सेट कर रहा हूं ना, दो चीजों को ध्यान में रख के कर रहा हूं। एक तो पिछले साल पैटर्न कैसा आया था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, और इस बार पैटर्न कैसा आया 2024 का, और जो 2025 के एग्जाम हो चुके हैं फेज 13 और स्टेनो का, उसमें जो नई नई कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पर लेवल कैसा है, उस हिसाब से पूरे का पूरा मॉक मैंने सेट किया है। ठीक है, तो ऐसे लेवल का क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछा गया था 2024 सीजीएल के अंदर। Position of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word activate is rearranged in the alphabetical order from left to right। तो यहां पर भी अल्फाबेट टेस्ट का केस है। एक शब्द दे दिया गया आपको एक्टिवेट, एक्टिवेट शब्द के अंदर अगर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार अरेंज कर दिया जाए तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो अटेम्प्ट करने की टेक्निक यही है, अगर नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो आप इन्हें वर्बली ही अरेंज कर सकते हो, मेंटली विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, मतलब बिना इनकी पोजीशन वैल्यू लिखे हुए। अगर नंबर ऑफ लेटर्स बहुत ज्यादा है तो इसको सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और आपको पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ सकती है। मेंटली करेंगे कि हम ऐसे ही लेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं तो गलती होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इसे ओवरकम करना चाहते हो कि फर्स्ट राउंड में ही आपका सही करेक्ट आंसर आ जाए, तो हमेशा लेटर के नीचे लेटर मेंशन करना। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन में लेटर प्लेस किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने सभी अक्षरों को कंपेयर कर लिया है, ना कोई स्किप होगा ना कोई एक्स्ट्रा लेटर आएगा।
छोटे छोटे पॉइंट है बताने वाले, मतलब जो मेरे एक्चुअल टेक्निक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ए 2 बार है तो 2 बार आ गया। ए के बाद कौन आ रहा है? सी। सी के बाद कौन आ रहा है? ई। ई के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पर? आई। वी। फिर 2 बार टी गिवन है, सॉरी 2 बार टी, उसके बाद क्या आ जाएगा? वी। चलिए, ए एक लेटर ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, उसके अलावा टी, 2 अक्षर ऐसे थे। नेक्स्ट, ग्रुप एनोलॉजी। सेम वे में सेम रिलेशनशिप, नोट वर्ड देख लीजिएगा, नोट वर्ड ना गिवन हो, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में भी आता है। चलो जी, 18, 235, 29, 7, 185 और 30 नंबर्स का नेचर देख लीजिए। दोनों के दोनों ग्रुप्स के अंदर दूसरी संख्या जो है काफी बड़ी है पहली और तीसरी के कंपैरिजन में। तो हम कोशिश यही करेंगे दोनों छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या क्रिएट करने की। कुछ और कॉमन है? बिल्कुल है, दोनों में ही जो बीच वाली संख्या है वो 5 का मल्टीपल है। छोटे नंबर्स को कैच करते हैं। अगर मैं 30 और 7 को आपस में यूज करके 37 बनाऊं तो 37 का 5 गुना, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो 37 का 5 गुना 7 5 35, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, पहली और दूसरी संख्या का जो सम है उसका 5 गुना करने पे, सॉरी पहली और तीसरी संख्या का जो योग है सम है उसका 5 गुना करने पे दूसरी संख्या क्रिएट हो रही है। ऐसे ही 18 और 29 को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 47। 47 का 5 गुना, 5 के 20, 200, 235, बिल्कुल ठीक है। पहली और तीसरी संख्या का जो सम है उसका 5 गुना है दूसरी संख्या। तो ऑप्शंस के थ्रू उठाइए। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि 96 का 5 का मल्टीपल नहीं है। बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इन दोनों पे आइए। जब भी आप 23 और 20 ओड नंबर को 5 गुना करेंगे तो आंसर 5 का यूनिट प्लेस में ही आएगा, मतलब ओड नंबर ही क्रिएट होगा। तो ये भी आंसर एलिमिनेट। डी ऑप्शन आपका आंसर। क्रॉस चेक करने की आपको नीड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको ये आसान लगता है सीरीज का, नॉन वर्बल सीरीज का केस आप मुझसे ऑलरेडी पढ़ रखे हो, तो आप डायरेक्टली हिट कर दोगे पहले राउंड के अंदर ही। हार्डली आपको 5-7 सेकंड लगेंगे, दैट्स इट। अटेम्प्ट करने की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपको 4 बॉक्सेस अवेलेबल हो, 5वां डिटरमिन करना हो। देखो, मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा सेशन। अगर ये अप्रोचेस आप अप्लाई कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस के साथ सुनिएगा पूरा सेशन ही। चलो, तो हम ये देखेंगे कि 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, 5वां बॉक्स हमें डिटरमिन करना था। तो ये सबसे पहले ये देखेंगे जो चेंजेस पहले से दूसरा में बनाने में फॉलो हुई, क्या सेम चेंजेस तीसरे से चौथा बॉक्स बनाने में फॉलो हुई? करो चेक। कोई भी लेटर की पोजीशन पकड़ लो या कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे एच की बात करते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में था, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया। इसी पोजीशन पे यहां पर एच फिर से बैठा हुआ था, देखो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसके अलावा कोई और पकड़ लो, कोई और पकड़ लीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करें, एरो की बात कर लें, एरो जो है देखो राइट कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे था, बॉटम राइट कॉर्नर पे आ गया। अब इधर इसी सेम पोजीशन पे सी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे था, राइट कॉर्नर पे आ गया, मतलब सेम चेंजेस हो रही हैं। पहले से जैसे दूसरा बना वैसे ही तीसरे से चौथा बना, तो जैसे अब दूसरे से तीसरा बना है वैसे चौथे से 5वां बना दो। गॉट इट? चलो, दूसरे से तीसरा कैसे बना? वी चला गया राइट एंड पे, ओके, तो यहां पर भी वी जो है वो राइट एंड पे जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे वी होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन करो एलिमिनेट। ठीक, अब इसमें दोनों में चेंजेस देख लो क्या है। लेफ्ट कॉर्नर पे पकड़ लो, इधर 0 है इधर सी है, दोनों में देख लो इधर क्या आएगा, इस वाली पोजीशन पे क्या आने वाला है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे क्या आएगा कैसे पता चलेगा? जैसे इस पोजीशन में तीसरे बॉक्स में देखो सी पहले कॉर्नर पे था, ये नीचे शिफ्ट हुआ एच की जगह, तभी यहां पर आया। तो इधर कौन है? 0, वो ये एच की जगह शिफ्ट होगा, तो 0 वाला आपका आंसर हो गया। सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने पे ही आंसर मिल गया। अगला, सेम रिलेशनशिप। ये आपको स्टेनो के एग्जाम में इस तरह के नेचर का क्वेश्चन पूछा गया है। 17 का संबंध 67 के साथ है, 21 का 89 के साथ है। 17 चौके 68 माइनस 1 करेंगे 67, 21 चौके 84 में 5 कम हुए, 4 गुना करने पे बात नहीं बन रही। 17 तिये 51 में 16 जोड़ें तो 67 बनेगा, 21 तिया 63 में 16 जोड़े तो 89 बनेगा। हाँ, ये हो रहा है इंटू 3 + 16 का केस बन रहा है, इंटू 3 + 16 का केस। अगर मैं इंटू 3 करता हूं 33 का 3 गुना 99 में 16 जोड़ेंगे यूनिट प्लेस 0 नहीं आएगा,
इंटू 3, 4 तिये 12, 12 में 16 जोड़े, ये हो सकता है। देखिए 34 का 3 गुना कितना हो गया, 102, 102 प्लस 16 118, ये आपका करेक्ट आंसर। इनपुट आउटपुट का केस, इक्वेशन इंक्लूड किया है मैंने आपकी डिमांड पे, इसमें आपको थोड़ा आइडिया भी दे दूंगा। अगर आपको इनपुट आउटपुट नहीं आता है तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको क्लियर करूंगा, बट इसको हमेशा होल्ड पे रख के चलना है, पेपर में आए तो टाइम कंज्यूमिंग है ये। अगला ले भाई, चलिए लेटर्स का केस है, हर ग्रुप का पहला अक्षर उठा लो। ये 24 है, ये 27 या 1 मान लो, 24 और 3 27, 27 या 1 या 3 4, 4 और 3 7, पहला लेटर आएगा जी। दूसरा कंपेयर करो, 3 2 1 0, 0 मतलब जेड, पहले दो लेटर रहेंगे जी और जेड, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी देखने की नीड नहीं थी। काउंटिंग ऑफ फिगर, इसे भी मार्क एज रिव्यू कर सकते हो, क्यों, क्योंकि फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ना, मार्क एज रिव्यू करके चलिए। अब ये नेचर का क्वेश्चन पूछा गया है स्टेनो के एग्जाम में, ये भी सिलोजिज्म की ही कैटेगरी है। सिलोजिज्म में वैसे आपको होता क्या है, स्टेटमेंट्स गिवन है, कंक्लूजन्स गिवन है, कौन कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है वो बताना होता है। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, ऑल डॉग्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर पेट्स, विच कंक्लूजन इज लॉजिकली वैलिड, या एक क्रिटिकल रीजनिंग में कैटेगरी आती है स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी, कि कंक्लूड कीजिए कि कौन सा वैलिड है। कहता सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर जो हैं वो पालतू हैं, ठीक है, ये बोला गया है। कहता कोई भी एनिमल जो है वो डॉग नहीं है, हमें तो ये सारे गिवन है कि सभी डॉग्स जो है वो एनिमल है, कोई भी एनिमल जानवर डॉग नहीं है, इसके बारे में कुछ भी कंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत। कहता कुछ डॉग जो है वो एनिमल नहीं है, ये तो टोटली अगेंस्ट हो गया, स्टेटमेंट को तो आपको 100% कंसीडर करना ही है। यहां आपने बोल दिया कि सभी डॉग्स एनिमल हैं, फिर कहता है कुछ डॉग एनिमल नहीं है, ये कहां से जस्टिफाई कर रही है कंडीशन, टोटली रॉन्ग हो गया। कुछ एनिमल्स डॉग्स हैं, अब देखो अगर सभी डॉग्स एनिमल हैं तो कुछ कुछ एनिमल तो ऐसे होंगे जो डॉग्स का हिस्सा होंगे, तो यही चीज जो है आपकी लॉजिकली वैलिड है। कहता सभी एनिमल्स डॉग्स हैं, सारे एनिमल्स को हम डॉग्स नहीं बोल सकते, कुछ को बोल सकते थे, इसलिए आपका चौथा भी गलत हो गया। तो ये हमारी लॉजिकल प्रेडिक्शन हो गई कि हमने ये चीज कंक्लूड की है दिए गए स्टेटमेंट से। अब इसको दूसरे वे में कैसे कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी सॉल्व किया जा सकता था। सभी डॉग्स देखिए एनिमल्स हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो पेट्स हैं, ये उनके लिए जो कहते हैं ना नई टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये उनके लिए है, कुछ नया नहीं है, ये आपको आता था स्टेनो के पेपर में भी। क्या कहता है कोई एनिमल डॉग नहीं है, कहां दिखाई दे रहा है कोई एनिमल डॉग नहीं है, गलत हो गया पहला। दूसरा कहता है कुछ डॉग्स एनिमल नहीं है, यहां तो सारे डॉग ही एनिमल हैं, सब नोट कहां से ट्रू हो गया। चौथा कहता है सभी एनिमल डॉग हैं, क्या सारे एनिमल आपको डॉग का पार्ट दिखाई दे रहे हैं, नहीं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनिमल डॉग का पार्ट, इसलिए तीसरे वाला सही था। तो आप सिलोजिज्म की या वेन डायग्राम की फॉर्म में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो भी आप 50-100 मेथड भी लगाते हो वट। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही प्रेडिक्ट करना था, स्टेटमेंट कंक्लूजन की कैटेगरी में कर सकते हो तो मच बेटर है, अदरवाइज आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। सिमिलर क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़ा मिलता जुलता, टर्म्स थोड़ी मैंने चेंज किया टू बी वेरी फ्रैंक, जो आपको स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, कौन सी दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करने पे कौन सी इक्वेशन ऐसी रहेगी जो सही नहीं होगी, विल नॉट बी करेक्ट, सही नहीं है वो बताना है। तो चाहे तो आप इसे सेकेंड राउंड के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आता तो सभी का होगा। अदरवाइज आप सिंगल स्टेप में भी ये इक्वेशन अगर आपकी कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो फास्ट है, मतलब जेन्युइन वे में फास्ट है, मतलब सही सलामत आप कर सकते हो, तो आप इसे फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हो सॉल्व। 3 और 8 को रिप्लेस करना है, हाँ जी 3 और 8, तो 7 और 8 कितना बन गया 15, माइनस का कितना बन गया 2, इंटू का क्या बन जाएगा 3, 3 दूनी 6, 15 में 6 कम करो 9, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें गलत वाला चूज करना है। चलो 3 और 8 रिप्लेस करेंगे, इधर देख लीजिए 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 का 3 गुना 9, 9 और 8 17, 17 में कम करो 16, आंसर आना चाहिए था, इधर 17 गिवन है, मतलब बी ऑप्शन ये है जो इक्वेशन का आंसर गलत है, जब हम 3 और 8 को आपस में रिप्लेस करेंगे। एक ये कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मैंने स्टेनो वाले एग्जाम से डायरेक्टली उठाया है,
ताकि आपको कन्वे भी कर सकूं कि हाँ भाई ये पूछा गया था, देख लो। कुछ नहीं था इसमें, डिसीजन मेकिंग नॉर्मल सी थी। अब क्वेश्चन खुद पढ़ो और आंसर आप खुद भी दे दोगे, उसमें मेरा कुछ भी करवाने वाला नहीं है। बस एक फोबिया बन गया है स्टूडेंट्स के माइंड में, भाई नया पैटर्न आ रहा है, नया पैटर्न आ रहा है, पहले देख तो लो। अब ये जो नेचर का क्वेश्चन है ना, आज से पता नहीं लगभग 14-15 साल पहले आता था, ठीक है, अब नहीं आते ये क्वेश्चन। पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने दे दिया है। क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग टू एड्रेसेस। दो आपको पते दिए गए हैं, एड्रेसेस दिए गए हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है। पहला एड्रेस क्या है? मिस स्नेहा वर्मा, फ्लैट नंबर क्या है उसका? 310, टावर बी में है, ग्रीन एकर्स में, पुणे में रहती है, ये उसका पिन कोड है। एड्रेस 2 क्या कहता है? कहता मिसिज स्नेहा वर्मा, मिस्टर की मिस की जगह मिसिज कर दिया। फ्लैट नंबर इसका भी 310 है, टावर बी में है, ग्रीन एकर्स में है, पुणे में, इसका भी पिन कोड ये है, सब कुछ सेम है। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ मिस की जगह यहां पर मिसिज है। तो आर दीज लाइकली टू बी द सेम? क्या ये दोनों पते एक जैसे होने की संभावना है? क्या क्या कंडीशन है? नो, सिटी कोड्स डू नॉट मैच। क्या सिटी कोड मैच नहीं कर रहा? दोनों का ही तो सेम है, ये गलत हो गया। यस, ऑल मेजर डिटेल्स मैच, सभी मेजर डिटेल्स जो है वो मैच करती हैं। आपके मन में डाउट होगा, भाई सारी मेजर डिटेल मैच थोड़ा करती हैं, मिस को मिसिज। मेजर डिटेल की बात कर रहा है, ज्यादातर, सारी की सारी नहीं कर रहा, ऑल मेजर डिटेल्स की बात कर रहा है। चलो अगर डाउट आता भी है, हम तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, नो द फ्लैट नंबर्स आर डिफरेंट। क्या फ्लैट नंबर डिफरेंट है? नहीं, दोनों का सेम है, ये गलत हो गया। नो द नेम टाइटल्स आर डिफरेंट। कहां नेम टाइटल डिफरेंट है? स्नेहा वर्मा ही तो है दोनों के दोनों, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नहीं, सारी की सारी मेजर डिटेल्स जो है वो मैच कर रही हैं। ओके, बस ये था डिसीजन मेकिंग का। क्या था इसमें डिफरेंट? तो वही बात है ना, अगर आप ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हो, 100% आपने दिया है, सब कुछ कवर कन्वे किया हुआ है, नॉर्मल सी एक डिसीजन मेकिंग थी इसमें। इसको भी बच्चों ने बोला भाई नया पैटर्न आ गया, हमें तो आता नहीं था इसलिए हमने छेड़ा नहीं, कि नए टाइप का क्वेश्चन है, पता नहीं गलत ना अटेम्प्ट कर दें, टाइम ना वेस्ट हो जाए। भाई एक बार देख लेते, पता चल जाता। ओके, तो अगर ये आ भी गया, अब आप देखिए हमने कितने 21वें क्वेश्चन के ऊपर है, माना कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मैंने बनाया है, वो जानबूझकर बनाया है ताकि आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। अब 21 क्वेश्चन हमने यहां पर देख लिए, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको नहीं आता था? क्या नया लगा? ये नया था? क्या है इसमें? अगर नया आ भी है तो इसमें करने वाला क्या था? सिर्फ एक क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन डूएबल है। अगला ओड वन आउट का केस है ये, 151 19, तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। 128 16, 135 17, 103 13। तो जहां पर आप कैलकुलेशंस करने में, टेबल बनाने में सक्षम हो, ज्यादा इजी लगे, उसको पकड़ो। जैसे 103 और 13 का रिलेशन देखते हैं। 13 से 103 छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, तो 8 गुना करके 1 कम किया गया है, 13 8 104, 1 कम कर दो 103, ठीक। तो 17 8 है 136 में 1 कम कर दो 135 है, मतलब ये भी इंटू 8 -1 है, ये इंटू 8 है डायरेक्टली, यही आपका ओड वन आउट है, क्योंकि 4 में से 3 सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। 21 का रिलेशन 231 के साथ है, 27 का 297 के साथ। ये तो क्लियरली पता चल रहा है, देखो 21 का 11 गुना 231, 27 का 11 गुना 297, तो 61 का 11 गुना कितना हो जाएगा? 671। 11 गुना करना आता है ना, जैसे 61 का 11 गुना करना है, तो 61 को एज इट इज लिखो, 6 और 1 कितने हो गए? 7। कोड लैंग्वेज में प्राउड का कोड गिवन है, गिल्टी का कोड आपको डिटरमिन करना है। चलो, क्या दिया गया है कोड प्राउड का? WYJPK। आइए जी, प्लेस वैल्यूज के ऊपर, तो 16 18 15 21 4 23 25 10 16 11। चलो 16 से 23 7 नंबर बढ़ गए, 18 से 25 ये भी 7 नंबर बढ़ गए, 15 से 10 5 नंबर कम हुए, 21 से 16 5 नंबर कम हुए, 4 से 11 7 नंबर बढ़ रहे। कॉन्सोनेंट वोवल का केस है, ये देखो इधर 7 नंबर बढ़े, ये 7 नंबर बढ़े, ये 7 नंबर बढ़े, इन दोनों में 5 5 का इंक्रीमेंट है। कॉन्सोनेंट में 7 नंबर बढ़ रहे हैं, वोवल में 5 नंबर कम हुए। कॉन्सोनेंट में 7 नंबर बढ़ेंगे, तो मतलब 7 और 7 14, पहला लेटर एन होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरे से आंसर आ जाएगा। फिर 5 नंबर कम करने हैं,
21 में 5 कम करो 16, 16 मतलब दूसरा लेटर पी आना चाहिए। एक और सिलोजिज्म, सभी फ्रूट जो हैं वो सोर का पार्ट है। सम सोर आर वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल जो है वो ग्रीन है। सभी वेजिटेबल सोर हैं, गलत। कुछ हिस्सा वेजिटेबल का सोर है। कुछ सोर ग्रीन है, क्या कुछ हिस्सा सोर का ग्रीन के अंदर विजिबल आया? दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी गलत। तो यहां पर आंसर क्या होगा? नाइदर नो। देखो ये नहीं होगा कि सारे के सारे आपको ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, वो सबके लिए होंगे। तो ऐसे वेरिएशन में मैं आगे भी मॉक लाऊंगा। क्या पता अगला थोड़ा और आसान दे दूं, कुछ नहीं पता। चलिए, सबसे पहले जो हमने होल्ड पे रखा था कैलेंडर का केस, 1 मार्च 2012 को गिवन था, 1 फरवरी 2016 निकालना है। तो 1 मार्च 2012 से हम सबसे पहले ट्रेवल कर लेते हैं 1 मार्च 2016 तक, ठीक है। चलो, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। इन 4 सालों में लीप वर्ष काउंट होगा कौन सा? 1 2016 वाला। तो 5 विषम दिन बढ़े। क्लियर है? निकालना क्या था? 1 फरवरी। जब हम 1 फरवरी 2016 से 1 मार्च 2016 तक ट्रेवल करेंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। क्योंकि आपको ये देखो, टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। किसी भी साधारण वर्ष में जो पहला दिन फरवरी मंथ का होगा वही पहला दिन मार्च मंथ का होगा। कैसे? क्योंकि जब हम 1 फरवरी से 1 मार्च तक ट्रेवल करते हैं, टाइम ड्यूरेशन 28 दिन का हुआ, 0 ऑड डे, दिन तभी तो सेम मिलता है। बट ये लीप वर्ष है, तो जब हम 1 फरवरी 2016 से 1 मार्च 2016 में ट्रेवल करेंगे, एक दिन बढ़ेगा। बट हम तो 1 मार्च 2016 से 1 फरवरी तक आना चाहते हैं, मतलब एक दिन कम होगा। रिवर्स में आ रहे हैं ना। तो ओवरऑल सिनेरियो में देखो क्या हुआ। 1 मार्च 2012 से जब हम 1 फरवरी 2016 तक आएंगे, तो कितने दिन बढ़े? पहले इधर 5 दिन बढ़े, फिर एक दिन कम हुआ, मतलब ओवरऑल 4 दिन बढ़े। तो थर्सडे में 4 दिन बढ़ा दीजिए, मंडे आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए कौन सा स्किप किया था हमने, ये भी हो गया था। ये वर्ड का कोड जब नंबर की फॉर्म में है, इसको देखिए। कैब का कोड दिया गया है क्या? 6, 3 1 4 2 6। बहुत इजी था ये तो। बेड का नहीं, ये नहीं होगा, सिंपली ऐड नहीं करके दिया हुआ। तो इधर होना चाहिए था 4 5 9 और 2 11 होना चाहिए था बेड का कोड। अगर ये 3 1 2 6 बना है, मल्टीप्लाई करके देखें, 3 दूनी 6, आगे देखिए 2 5 10 चौके 40, ये ठीक है। पोजीशन वैल्यूज का प्रोडक्ट है, पोजीशन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया है आपस में। तो यहां पर देखिए 8 चौके 32, एक को तो क्या ही देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया था। और देखिए कौन सा है, ये हो गया एक, ये ब्लड रिलेशन का केस। ये कौन सा खुल गया? ब्लड रिलेशन का केस। कोडेड रिलेशन में हमें निकालना था, स्ट्रेट का केस है। निम्न में से हमें पता करना है कि ए के की डॉटर किस में बन रही है। अब देखो पहले ऑप्शन में ए और के एडजेसेंट साइंस है, ठीक है, एडजेसेंट पर्संस है। ए की साइन है, प्लस का मतलब क्या है? मदर। तो ए तो के की मदर बनी, तो ए के की डॉटर कहां से बन जाएगी? पहले वाला तो गलत हो गया। आगे देखिए, के प्लस ए, के ए की मदर बनेगी। अब ए के इमीडिएट राइट में देखो इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रदर। ए अगर के की डॉटर है, बेटी है, फीमेल पर्सन होनी चाहिए ना, बट ये वाला साइन कौन सा है? मेल पर्सन को डिफाइन कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। यहां पर देखिए स्लैश का साइन, स्लैश का रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ, तो ए फीमेल पर्सन है। इधर भी स्लैश का साइन है, फीमेल पर्सन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर मैं यहां पर प्लस के साइन की बात करूं और इधर इक्वल टू है, इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर। यहां पर देखिए के ए का भाई बना। अगर के ए का भाई है तो ए के की भाई का भाई या बहन होगी, हमें तो डॉटर चाहिए, तो फिर थर्ड वाला ही आपका आंसर हो गया। के जो है वो ए की मदर है, देखो प्लस का साइन, और ए जो है फीमेल पर्सन भी बन रही है, वाइफ का साइन है, ये देखिए। ए फीमेल है, के ए की मदर है, तो मतलब ए के की क्या हुई? डॉटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ठीक, विजिबल था, ओके। और देखिए इनपुट आउटपुट मैं लास्ट में करवाऊंगा, सबसे आखिरी में। पहले काउंटिंग ऑफ फिगर को पकड़ो, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करना। चलो, ट्रायंगल्स निकालने हैं इस फिगर में कितने हैं। अब देखो ये एंटिटी का तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस एंटिटी में कितने होते हैं हमारे पास? 16।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, डबल क्यों करते हैं? क्योंकि 2 डायगोनल्स है, इस वजह से। तो यही फिगर आपको ये देखो ये विजिबल है। ओके, 16 तो इसमें हो गए। अब ये एक्स्ट्रा से आपको ये एंटिटी भी विजिबल है, ये देखिए इस तरह से। इस तरह की एंटिटी में हमारे पास कितने होते हैं? 3। तो 3 ऊपर वाले में है, 3 नीचे वाले में। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 16 और 6 22 तो हो ही गए। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो, ये 1 और ये बड़े वाला 2, 3, ये बड़े वाला 4। 16 6 22 और 4 कितने हो गए? 26 तो होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने इनको अलग अलग हैंडल कर लिया। और कौन से ट्रायंगल्स बन सकते हैं जरा देखते हैं। इस वाले पोर्शन को और इसे मर्ज करके देखते हैं अलग अलग। तो देखो कौन से हैं। एक तो ये बन रहा है, ये देखो सेम। एक इधर भी बनेगा, ठीक। तो ये बन गए 16 6 22 4 26 और 2 28। और एक ये 2 बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा वाला एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। बस इसके अलावा कोई नहीं बन रहे। 30 आपका करेक्ट आंसर। अब भाई मेरे ख्याल से अब इनपुट आउटपुट ही रह गया। देखो भाई इनपुट आउटपुट का ध्यान से समझना। इनपुट आउटपुट में हमेशा होता क्या है, आपको एक फॉर्मेट गिवन होता है। ये देखो ये गिवन फॉर्मेट है जिसमें आपको इनपुट दी गई है, उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और ये भी मेंशन है स्टेप नंबर 5 जो है वो आखिरी चरण है या स्टेप है पूरी की पूरी अरेंजमेंट का। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड का केस। मिक्स्ड का केस कैसे? इसमें नंबर भी अवेलेबल है और कुछ वर्ड्स भी अवेलेबल है। ओके, तो आपका टास्क क्या होता है कि इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को आपको समझना होता है। जो फॉर्मेट कहेगा वही सेम पैटर्न आपको गिवन या फॉलो करना है जिसके बारे में एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट को आपको समझना है कि इनपुट में तो सारे वर्ड्स और नंबर शफल्ड फॉर्म में है, बट स्टेप नंबर 5 के अंदर जो आखिरी चरण दिया गया है उसमें सारे के सारे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। सीक्वेंस क्या है? अलग अलग मैच करिए कि नंबर कैसे अरेंज हुए हैं, वर्ड्स कैसे अरेंज हुए हैं। तो जब भी आपको ये लास्ट स्टेप गिवन होगा हमेशा आपको उसकी आउटपुट को समझना है। इनपुट गिवन है, आउटपुट तक पहुंचना है। आउटपुट क्या है कि हमें नंबर्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं ऑल्टरनेट प्लेसेस में, और वर्ड्स कैसे अरेंज्ड हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है डिक्शनरी के हिसाब से। देखो फार, हाई, जॉय, स्टार। नंबर करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और वर्ड्स करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, एक एक प्लेसेस छोड़ के। और आउटपुट जो है वो शुरू होगी नंबर से। बट ये आउटपुट क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई रूल तो फॉलो हुए होंगे। अपनी मर्जी से थोड़ा सब कुछ कर देंगे। वो हमेशा कौन बताते हैं रूल? स्टेप्स बताते हैं। जैसे कि आउटपुट मुझे कहती है या स्टेप नंबर 5 कहता है मुझे सबसे पहले 96 चाहिए। तो ध्यान से देखिए, देखो 96 आया स्टेप नंबर 1 में इनपुट से। जैसे ही 96 आया किसके प्लेस पे आया? जॉय के प्लेस पे। उसने जॉय से सभी को आगे शिफ्ट कर दिया। ये देखो शिफ्ट कर दिया, 96 यहां से उठाया, आउटपुट के हिसाब से अपनी पोजीशन को उसने फिक्स किया और जॉय से सभी को पुश कर दिया। कोशिश पूरी रहेगी मैं इनपुट आउटपुट का ये बेसिक लेक्चर जो है वो आपको अपलोड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा स्पीड के साथ आपको समझाऊंगा तो कोशिश करिए समझने की। अब देखिए हमें आउटपुट के में 96 के बाद क्या चाहिए? फार चाहिए। तो देखिए आपको स्टेप नंबर 2 में 96 के साथ बाद फार भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फार किसके प्लेस पे आया? जॉय के प्लेस पे। जॉय से सभी को उसने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ। आउटपुट के हिसाब से फार के बाद क्या चाहिए? 35। तो देखिए तीसरे स्टेप पे फार के बाद 35 आया, किसके प्लेस पे? जॉय के प्लेस पे। जॉय से सभी को शिफ्ट कर दिया। आउटपुट में 35 के बाद क्या चाहिए? हाई। तो देखिए चौथे स्टेप में 35 के बाद हाई आया, किसके प्लेस पे आया? जॉय के प्लेस पे। जॉय से सभी को शिफ्ट कर दिया। ये देखो जॉय 27 16 स्टार। आउटपुट के हिसाब से हाई के बाद क्या चाहिए? 27। तो जैसे ही 27 आया जॉय के प्लेस पे, जॉय को पुश कर दिया और आपकी फाइनली आउटपुट बन गई। तो मतलब आपको ये अरेंजमेंट समझनी होती है। तो जब भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मेट दिया जाता है। अब स्टेनो के एग्जाम में क्या हुआ? फॉर्मेट गिवन नहीं है और पूछ रहा है बताओ भाई अगला स्टेप क्या होगा। भाई फॉर्मेट तो गिवन कर दो, अपनी मर्जी तो थोड़ा स्टेप्स बनाएंगे। यहां पर अपनी मर्जी नहीं चलती। जो फॉर्मेट गिवन होगा एग्जामिनर जो फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा उसे बेसिस के ऊपर ही दिए गए क्वेश्चन के स्टेप्स बनते हैं। ठीक,
अब इन्होंने क्या बोला, कहता स्टेप नंबर 3 दिया गया आपको किसी इनपुट का, आपको बताना है स्टेप नंबर 4 क्या होगा। स्टेप नंबर 3 दिया गया है, अब यहां पर तीसरा स्टेप गिवन था। तीसरे स्टेप तक हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमने 96 अरेंज किया था, दूसरे स्टेप में फार को अरेंज किया था, ये देखिए, और तीसरे स्टेप में किसको अरेंज किया था, 35 को अरेंज किया था। मतलब आउटपुट के हिसाब से हमने पहले 3 एलिमेंट्स जो है वो अरेंज कर लिए थे, एक नंबर, एक वर्ड, एक नंबर, तीसरे स्टेप तक। तो एग्जामिनर ने ये आपको तीनों एलिमेंट अरेंज करके ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये देखो, नंबर, वर्ड, नंबर। अब इस 56 के बाद क्या आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, बट यहां पर क्या गिवन है, 29। अब मुझे पता है 56 के बाद वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, जो भी डिक्शनरी का अगला शब्द होगा। वर्ड कौन से हैं यहां पर, 4, 1, लॉस और गेम। तो 4 के बाद अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से क्या आना चाहिए, गेम आना चाहिए ना। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 84, 4, ठीक, उसके बाद 56, उसके बाद आ जाएगा गेम। जैसे ही गेम आया किसके प्लेस पे आएगा, 56 के बाद आएगा, और यहां से सभी को आगे शिफ्ट कर देगा। 29, 17, 1 लॉस, 29, 17, 1 लॉस, 86, 84, 4, 56 गेम, 29, 17, 1 लॉस। ए ऑप्शन में ही आपका आंसर बन रहा है। तो इसको इनिशियलाइज करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, जो फॉर्मेट बोलेगा उसी हिसाब से पैटर्न आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। अगर एग्जाम में आता भी है ना, देखो देगा फ्री के नंबर आपको, होता बहुत आसान है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर इसको स्किप भी करना पड़ जाए ना तो एग्जाम में कर देना, क्योंकि जितना टाइम आप यहां पर दोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतने में आपके क्वांट्स के 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो डिसीजन आपको बनाना है, ठीक। तो माना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रखा है मैंने, जानबूझ के रखा है, ताकि आपके माइंड में ये वाली चीज जो बाकियों से आपने सुनी है, अगर आपने स्टेनो का एग्जाम नहीं दिया, फेज 13 नहीं दिया, थोड़ा हेडेक हो रहा है, तो आपके मन में ये आता होगा भाई ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इससे ज़्यादा क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा, इससे तो कम ही होगा। तो ये मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि आपके मन में ये भी है, नया पैटर्न भी आएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो दोनों चीज़ें हैंडल करना अगर आ गया आपको तो आसान है सारा। अगर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है तो वो मेरे लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है, साथ में बैठे तीसरे कैंडिडेट के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान है, उसके लिए भी आसान है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में तो सोचिए ही मत, डरना नहीं है, रिलैक्स माइंड के साथ देना है एग्जाम, क्योंकि दिन कम रह गए हैं। अगर यही थॉट्स आप लाते रहोगे ना दिमाग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करोगे, दिमाग घूमेगा इन चीज़ों के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आपका मोरल और ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा। फिर एंड में आके ये कहोगे पता नहीं भाई मैं दूं या ना दूं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, कई डिसीजन भी चेंज कर लेते हैं, छोड़ यार अगले साल ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ही आगे कंटिन्यू रखिए अपनी प्रेपरेशन। वही बात याद रखिए, अगर टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, इजी आया तो सबके लिए आसान होगा, कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली जाएगी, ठीक है। अगले मॉक में मैं थोड़ा लेवल डाउन रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको कन्वे करना था कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन स्टेनो में पूछे गए थे, न्यू वैरायटी के क्वेश्चन। तो मैं बाकी शिफ्ट्स भी देखूंगा, अगर मुझे लगा कि हो अलग अलग नेचर के और क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैं अगले मॉक में ज़रूर इंक्लूड करूंगा, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन तो इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे पैरेलली कि हाँ अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ भी गया, नया पैटर्न का क्वेश्चन आ भी गया, तो हमें एटलीस्ट वो आता हो, ठीक है। जल्दी ही मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर, टेक केयर।